आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर साउथ इंडिया एक्सप्रेस। एक नज़र डालते आज के मुख्य समाचार पर। हैदराबाद के पुराने शहर में पुराना पुल दरवाजा पर मैसम्मा मंदिर में हुई बेअदबी के बाद पैदा हुए तनाव के बाद हिंदू समुदाय ने आज सूफी आजम के उर्स शरीफ के दौरान सैंडल जुलूस का स्वागत किया और सांप्रदायिक सद्भाव दिखाया। हैदराबाद के चार मीनार इलाके में भाईचारे की सच्ची मिसाल दिखाते हुए प्रमोद कुमार जैन और KL श्रीनिवास को उर्स शरीफ के मौके पर मुस्लिम समुदाय के लोगों को माला पहनाते हुए देखा गया। संत की सालाना पुण्यतिथि पर जुलूस के बाद आध्यात्मिक सभाएं, प्रार्थनाएं और भाषण होते हैं ताकि सम्मानित सूफी संत हजरत सूफी आजम को सम्मान दिया जा सके। मैसम्मा मंदिर में बेअदबी। शहर के पुराना पुल इलाके में मौजूदा मंदिर में 14 जनवरी की रात को अनजान लोगों ने तोड़फोड़ की, जिससे हिंदुत्व के लोग नाराज हो गए और हिंसा भड़क गई। स्थानीय लोगों ने शिकायत दर्ज कराई जब उन्होंने मंदिर परिसर के अंदर एक अजनबी को देखा जो कथित तौर पर मूर्तियों को नुकसान पहुंचा रहा था। BRS के कार्यकारी अध्यक्ष KT रामाराव पार्टी के निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ नेताओं के साथ सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से MG रोड स्थित महात्मा गांधी प्रतिमा तक निकाली जाने वाली बचाओ सिकंदराबाद रैली में भाग लेंगे। सुबह 9 बजे शुरू होने वाली इस रैली में नागरिक संगठनों, गैर सरकारी संगठनों, आवासीय कल्याण संगठनों और व्यापारिक संघों के सदस्य भी शामिल होंगे। आज मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पूर्व मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि ये रैली सिकंदराबाद के नाम और पहचान को मिटाने के कांग्रेस सरकार के प्रयासों के विरोध में निकाली जा रही है, जिसका 220 सालों से अधिक का इतिहास रहा और सांस्कृतिक विरासत है। उन्होंने कहा कि प्रमुख सरकारी कार्यालयों को स्थानांतरित करके और शहर को आसपास के इलाकों के नाम पर स्थापित नगर निगमों और पुलिस आयुक्त के साथ मिलकर क्षेत्र का नाम बदलने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने इस साजिश के तहत उत्तर क्षेत्र आयुक्त के ऑफिस को सिकंदराबाद से मलकाजगिरी स्थानांतरित किए जाने का उदाहरण दिया। विधायक ने कांग्रेस पर तुगलक जैसी सरकार चलाने का आरोप लगाया है। ग्रीनलैंड फ्लाईओवर, PVNR एक्सप्रेसवे और लंगर हाउस फ्लाईओवर को छोड़कर हैदराबाद तेलंगाना के सभी फ्लाईओवर 16 और 17 जनवरी की मिडनाइट को शब-ए मेराज के मद्देनजर बंद रहेंगे। हैदराबाद शहर पुलिस के आयुक्त के मुताबिक ट्रैफिक को नियंत्रित करने और सड़क सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए नेकलेस रोड सहित अधिकांश फ्लाईओवर बंद रहेंगे। इसके अतिरिक्त तेलंगाना तल्ली, शेखपेट, मनमोहन सिंह और बहादुरपुरा X रोड फ्लाईओवर भी आवश्यकता अनुसार बंद किए जाएंगे। ये फ्लाईओवर आज रात 10 बजे से बंद रहेंगे। शहर की पुलिस ने यात्रियों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X और फेसबुक पर प्रसारित ट्रैफिक अपडेट का पालन करने का आग्रह किया है। BRS नेताओं ने AICC सचिव और पूर्व कांग्रेस विधायक संपत कुमार के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए राज्य सरकार से उसके कथित भूमि अतिक्रमण, धमकियों, जबरन वसूली और सत्ता के दुरुपयोग की SIR जांच का आदेश देने की मांग की है। आज तेलंगाना भवन में एक प्रेस मीट को संबोधित करते हुए मन्नी कृषांक ने कहा कि एक निजी फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर ने संपत कुमार और उनके सहयोगियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें कहा गया है कि उन्हें घातक हथियारों से धमकाया गया था। उन्होंने संपत कुमार पर यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने हाल ही में हल्फनामे में कोई जमीन न होने की घोषणा करने के बावजूद आवंटित जमीन अपनी पत्नी के नाम पर पंजीकृत करा ली है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता ने अधिकारियों पर दबाव डालकर अपने परिवार से जुड़ी कंपनियों को निविदाएं और ठेके दिलवाए। BRS विधायक विजयडू ने कहा कि संपत कुमार राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर काम कर रहे ठेकेदारों से 8 करोड़ रुपए की मांग कर रहे हैं और रिश्वत लेने से इनकार करने वाले अधिकारियों को धमका रहे हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सेना के अधिकारियों से अनुरोध किया है कि विलंबित मुद्दों, मुख्य रूप से लैंड अलॉटमेंट और सैनिक स्कूलों की मंजूरी से संबंधित मुद्दों को विचार विमर्श के माध्यम से हल करने के लिए विशेष अधिकारियों की नियुक्ति करें। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक आयोजित नागरिक सैन्य संपर्क सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री और सेना के अधिकारियों ने विकास परियोजना कार्यों के लिए तेलंगाना को रक्षा भूमि के आवंटन और तेलंगाना सरकार और भारतीय सेना के बीच लंबित प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा की। इस सम्मेलन में मुख्य सचिव, मेजर जनरल, DGP और राज्य सरकार और सेना के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक के दौरान रेड्डी ने बताया कि अन्य राज्यों को कम से कम 2 से 4 सैनिक स्कूल स्वीकृत कर दिए गए हैं, जबकि पिछले 10 सालों में तेलंगाना राज्य के साथ अन्याय हुआ है। उन्होंने सेना के अधिकारियों से सैनिक स्कूल को मंजूरी देने और दक्षिणी कमान केंद्र के मुख्यालय को हैदराबाद ट्रांसफर करने का आग्रह किया। कांग्रेस सरकार को चानाकार कोराटा अंतर्राज्यीय सिंचाई परियोजना के एक पंप हाउस के उद्घाटन को लेकर प्रचार करने के लिए
आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, जिससे पिछली बीआरएस सरकार के दौरान शुरू किया गया था और परीक्षण चलाया गया था। 2014 में सत्ता संभालने के बाद बीआरएस ने सिंचाई क्षेत्र को सर्वोपरि महत्व दिया, जिसे पिछली सरकारों ने नजरअंदाज कर दिया था। इसी के अनुरूप 2016 में महाराष्ट्र सरकार के साथ कई परामर्शों के बाद इसने जैनथ मंडल में पेगांगा नदी का चानाका कोराटा अंतर्राज्यीय सिंचाई परियोजना की कल्पना की, जिसे जिले के लिए जीवन रेखा के रूप में प्रचारित किया गया, जो 40 सालों से इस सुविधा से वंचित था। इसके बाद 2018 में महाराष्ट्र के जैनथ मंडल के कोरता गांव और चाणक में बैराज, पंप हाउस और नहरों का निर्माण कार्य शुरू किया गया। कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर राज्य कांग्रेस के भीतर जारी अटकलों और सत्ता संघर्ष के बीच डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार आज राष्ट्रीय राजधानी पहुंचने वाले हैं। डिप्टी सीएम शिव कुमार ने राष्ट्रीय राजधानी की अपनी प्रस्तावित यात्रा के संबंध में पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए अपनी यात्रा की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि मैं 16 जनवरी को दिल्ली जा रहा हूं। हालांकि उन्होंने अपनी यात्रा के एजेंडे के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी। हालांकि मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के दिल्ली आगमन को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मुख्यमंत्री ने पहले कहा था कि राज्य में नेतृत्व या शासन से संबंधित कोई भी फैसला पार्टी के उच्च कमान द्वारा लिया जाएगा और वही अंतिम होगा। इस बीच शिव कुमार ने स्पष्ट किया है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की हालिया मैसूर यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री पद में बदलाव को लेकर कोई भी चर्चा नहीं हुई। शिव कुमार ने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा के दौरान हुई बैठकें नियमित थी और निर्धारित प्रोटोकॉल के मुताबिक आयोजित की गई थी। कर्नाटक के कोलार में दिन दहाड़े एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां पर ड्यूटी जा रही नर्स की चाकू से मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। ये घटना कोलार टाउन के बस डिपो क्षेत्र के पास हुई है, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। मृतक की पहचान सुजाता के रूप में हुई है, जो एक निजी हेल्थ केयर संस्थान में कार्यरत थी। पुलिस के मुताबिक जब वो ड्यूटी के लिए निकल रही थी, तभी आरोपी ने उन्हें रास्ते में रोक लिया। दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस हुई, जिसके बाद आरोपी ने अचानक एक धारदार हथियार निकाला और लगातार 6 बार चाकू से वार कर दिए। चश्मदीदों के मुताबिक घटना के वक्त आसपास लोग मौजूद थे, लेकिन हमला इतनी तेजी से हुआ कि कोई भी समय रहते हस्तक्षेप नहीं कर सका। गंभीर रूप से घायल सुजाता मौके पर ही गिर पड़ी और उसकी वहीं पर मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने आरोपी को भागने से रोक लिया, उसकी पिटाई की और बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शुरुआती जांच में सामने आया कि सुजाता और आरोपी एक दूसरे को करीब 1 साल से जानते थे। हाल ही के दिनों में दोनों के रिश्ते में तनाव चल रहा था और कथित तौर पर सुजाता इस रिश्ते को खत्म करना चाहती थी। इसी बात से नाराज होकर आरोपी ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। केरल में विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही राज्य की राजनीतिक गतिविधियां नाटकीय रूप ले चुकी हैं। जाने माने चेहरे अपनी पुरानी भूमिकाएं दोहरा रहे हैं। गठबंधनों के गहन मूल्यांकन हो रहा है और पुरानी मान्यताएं एक बार फिर से खतरे में हैं। केरल कांग्रेस जैसे कुछ ही पार्टियां इस उथल पुथल को इतनी बड़ी स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं। इस दल को लंबे समय से यही कहा जाता रहा है कि ये बढ़ते बढ़ते विभाजित होता है और विभाजित होते होते बढ़ता है। आज कानाफूसी, खंडन और रणनीतिक चुप्पी के बीच केरल कांग्रेस एक बार फिर से केरल की राजनीतिक अनिश्चितता के केंद्र में आ गई है। इस असमंजस के बीच पार्टी की बेहद महत्वपूर्ण संचालक समिति की बैठक आज स्थित पार्टी मुख्यालय में होगी, जहां पार्टी अध्यक्ष जोस के मनी से एक समझदारी भरा फैसला लेने की उम्मीद है। समिति की बैठक सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक निर्धारित है, जिसमें फ्रंट लाइन में बदलाव के संबंध में बहुमत की राय ली जाएगी। लोकसभा के विपक्षी नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की आगामी केरल यात्रा पर राज्य विधानसभा के विपक्ष के नेता वी.डी. सतीशन ने कहा कि वे केरल में होंगे और पंचायतों, नगरपालिकाओं और निगमों के निर्वाचित सदस्यों को संबोधित करेंगे। ये केरल में यूडीएफ के चुनाव अभियान का शुभारंभ होगा। हम अपनी यूडीएफ यात्रा 6 फरवरी को शुरू करेंगे और 6 मार्च को समाप्त करेंगे। हम अपने उन कार्यक्रमों की घोषणा करेंगे जिन्हें हम केरल में सत्ता मिलने के बाद लागू करेंगे। आगामी केरल विधानसभा चुनाव के बारे में उन्होंने कहा कि हमने स्थानीय निकाय चुनाव के सभी उपचुनाव जीते और हमें एक बड़ी जीत हासिल हुई। पिछले 5 सालों से हम जीतते आ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हम 100 से अधिक सीटें जीतेंगे। अब यूडीएफ केवल विभिन्न राजनीतिक दलों का संघ नहीं है, ये एक व्यापक राजनीतिक मंच है और विभिन्न दलों के कई व्यक्ति इसका हिस्सा हैं। हम चुनाव से पहले अपना आधार बढ़ाएंगे।
तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 नजदीक आने के साथ ही राज्य के वरिष्ठ कांग्रेस नेता 17 जनवरी को शाम 4 बजे राष्ट्रीय राजधानी के इंदिरा भवन में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। इस बैठक में चुनाव रणनीति, संगठनात्मक तैयारियों और सीट बंटवारे की व्यवस्था पर विचार विमर्श किया जाएगा। इससे पहले कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने प्रस्तावित बैठक को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि पार्टी के भीतर अधिक टिकट हासिल करने और सत्ता में सार्थक हिस्सेदारी पाने का दबाव है। हालांकि उन्होंने राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर किसी भी तरह की दरार की अटकलों को कम करने की कोशिश की। 7 जनवरी को टैगोर ने कहा था कि डीएमके और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर मतभेदों की खबरें बढ़ा चढ़ाकर पेश की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि सहयोगी दलों को बदलने के बारे में कोई भी चर्चा करनी चाहिए। कांग्रेस डीएम की दीर्घकालिक सहयोगी है। कांग्रेस नेता चाहते हैं कि सीटों को लेकर बातचीत जल्द से जल्द पूरी हो जाए, क्योंकि किसी भी देरी से गठबंधन की छवि पर असर पड़ सकता है। एआईएडीएमके के महासचिव और विपक्ष के नेता एडप्पाडी के पलानीस्वामी ने डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन में कांग्रेस पार्टी की स्थिरता पर सवाल उठाए और इस बढ़ती अटकल का हवाला दिया कि कांग्रेस गठबंधन से बाहर निकल सकती है। सलेम जिले के मेचेरी यूनियन के कलीपट्टी गांव में एआईएडीएमके द्वारा एक आयोजित पोंगल उत्सव में बोलते हुए पलानीस्वामी ने कहा कि हाल के राजनीतिक घटनाक्रम सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर अनिश्चितता की ओर इशारा करते हैं। इससे पहले पलानीस्वामी बैलगाड़ी में कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और जनता ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और उन पर फूल बरसाए। उन्होंने पोंगल के बर्तन में कच्चे चावल डालकर पोंगल उत्सव का उद्घाटन किया, जो 108 बर्तनों में पोंगल बनाने की पारंपरिक परंपरा का प्रतीक है। बाद में उन्होंने वल्ली, कुम्मी, उरुमी नृत्य, स्ट्रीट थिएटर और अश्व नृत्य सहित लोक प्रदर्शन देखे और आयोजन स्थल पर प्रदर्शित जलीकट्टू बैलों को पुरस्कार वितरित किए। साउथ इंडिया एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दे इजाजत। आप बने रहे सियासत टीवी के साथ।